जय हिंद भाइयों, मैं सुमित पाठक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के सभी भाइयों के लिए, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं एक सीरीज़ चला रहा हूं हिंदी की चैप्टर वाइज। तो हर चैप्टर से 200 से 250 300 क्वेश्चन तक होंगे, मैंने बताया था। तो आज मैं लगभग 125 क्वेश्चन के समथिंग कराऊंगा, जिसमें हम वर्णमाला के अलावा विराम चिन्ह से भी क्वेश्चन होंगे, उनको भी देखेंगे। तो मैं 200 क्वेश्चन जो पीछे वीडियो आई हैं उनमें मैं करा चुका हूं, और आज हम क्वेश्चन 201 से आगे 350 के लगभग क्वेश्चन 350 क्वेश्चन तक करेंगे। तो 125 क्वेश्चन तक मैं आपको कराऊंगा। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 201, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन 201 है, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से चा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थल कौन सा है? इनमें से चा वर्णों के उच्चारण स्थल कौन सा है? तो आपको चा वर्ण वाले मैं खूब अच्छे से बता चुका हूँ। जो चा वर्ग हमारा होता है वो ताल होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में रे की मात्रा ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो री की मात्रा आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कौन से में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से समवृत स्वर कौन सा है? इनमें से समवृत स्वर कौन सा है? सभी क्वेश्चन एक चीज़ है, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, हर एक क्वेश्चन आया हुआ है। इन क्वेश्चनों से आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। हो सकता है कि परीक्षा में लगभग इन्हीं क्वेश्चनों से सीधे क्वेश्चन उठा लिया जाए और आप देखें कि आपको ज़्यादा मेहनत, जैसे आपने थ्योरी पढ़ी तो प्रैक्टिस आप यहाँ आके कर सकते हैं। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस मैं आपको इतनी करा दूंगा कि आपका कोई क्वेश्चन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाएगा। तो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इनमें से समवृत स्वर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ई हमारा समवृत स्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालव्य महाप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तालव्य महाप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, छा। तालव्य आप जानते ही हैं, तो छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भाई अगर आपको ये वीडियो मदद करे और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो भाई कम से कम एक लाइक, कमेंट या शेयर तो ज़रूरी कर दें, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं भाइयों, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा कंठ जैसे कि मैं बता चुका हूँ, का वर्ग के टोटल वर्ण कंठ होते हैं। और महाप्राण मैंने बताया था दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। घोष वर्ण तीसरा चौथा पांचवा ये हमारे घोष वर्ण होते हैं। तो इसमें से हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, हा। हा हमारा कंठ भी है, महाप्राण भी है, घोष है। तो इसका आंसर है हा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108, इनमें से कौन सा वर्ड अघोष है? इनमें से कौन सा वर्ड अघोष है? अघोष मैं बता ही चुका हूँ, पहला दूसरा हमारे किसी वर्ग के पहला दूसरा वर्ड अघोष होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो अल्पप्राण वर्ण आप गिन के लगा सकते हैं इसका आंसर, अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो। नहीं तो ऐसे डायरेक्ट याद करें तो डायरेक्ट याद कर लें। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 31। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 31। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा 31। जैसे कि आप जानते होंगे कि अल्पप्राण 11 लावा 4 तो हमारे ये अल्पप्राण हो गए, और प्रत्येक वर्ग के तीसरा चौथा पाँचवा मतलब 5 वर्ग होते हैं, हर वर्ग में 3 होते हैं अल्पप्राण। तो हमारा पहला तीसरा पाँचवा ये हमारे अल्पप्राण होते हैं। तो 5 15 वो हो गए, 19 एक ये हो गए, एक अणा हो गया 20, और सभी स्वर हमारे अल्पप्राण होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास अल्पप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? अल्पप्राण वर्णों की संख्या हमारे पास 31 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर हम आपको बता रहे हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भा। पाफा बा भा आप जानते ही होंगे, ये ओष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? इसका आंसर तो आप लगा ही सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सा, क्योंकि आपको मैंने बताया तीनों सा एक हा ऊष्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर आप लगा ही सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा? तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो आप थोड़ा धैर्य से इस क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व करेंगे तो आराम से इसका आंसर, अगर थ्योरी आपने पढ़ी है, महाप्राण जानते हैं, घोष जानते हैं, तालव्य जानते हैं, तो इसका आंसर आराम से आप लगा सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, छा। छा छा जा झा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, घा गा डा ठा ता इनमें कितने अघोष व्यंजन हैं? इनमें कितने अघोष व्यंजन हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 2। ऑप्शन सी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपको थ्योरी नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो मैं जैसे यहाँ पर भाई ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। सिर्फ आप क्वेश्चन थ्योरी आप पढ़ के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस यहाँ आके कर सकते हैं। इससे आपको एग्ज़ाम में 99% मदद मिलेगी। 99% मैं आपको बता रहा हूँ, आपका एग्ज़ाम इन्हीं क्वेश्चनों में से फंस जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, घा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अघोष पूछ रहा है, ऑप्शन ए। जैसे कि आप जानते हैं अघोष पहला और दूसरा अघोष होते हैं हमारे किसी वर्ग का, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंठ अल्पप्राण व्यंजन उदाहरण कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अणा। ऑप्शन डी, अणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? ये देखो फिर आया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जा और आ, जा और अणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु स्वर। तो स्वर आप जानते हैं, लघु स्वर, गुरु स्वर, प्लुप्त स्वर, 3 प्रकार के स्वर होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तालव्य, महाप्राण, घोष, व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तालव्य, महाप्राण, घोष, व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, झा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? तो आप जानते ही होंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता? इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता? इसका आंसर तो आप अच्छे से लगा सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर के बिना। स्वर के बिना कोई व्यंजन का उच्चारण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? ला किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पार्श्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? तो आप कंठ तो मैंने बताई, काखा गाघा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा? अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या, ये आपको पता ही होगा, ऑप्शन बी, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर है? कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर है? इसका आंसर आप जानते हैं, पंचमा अक्षर हमारा होगा माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस व्यंजन का उच्चारण ताल से होता है? निम्न में से किस व्यंजन का उच्चारण ताल से होता है? तो तालव्य व्यंजन मैंने बताया ही है आपको। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन मैं भली प्रकार आपको बता चुका हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? ये क्वेश्चन कई बार आया है और आप इसके बारे में आपको जानकारी भी होगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नाक और मुंह। नाक और मुंह। आप कोशिश किया करें कि आप मुझसे पहले आंसर अपने मन में दे लिया करें, तो इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज काफ़ी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर आप होगा ऑप्शन सी, टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका उच्चारण स्थान दंत है? किसका उच्चारण स्थान दंत है? तो इसमें देखो ऑप्शन दिया है, पा मतलब पा, पा फा पा पा, मैंने बताया ओष्ठ है। गा हमारा कंठ होता है। चा हमारा तालव्य होता है। तो बचा कौन सा? ना। ना कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर होगा ना। ता था दादा ना हमारे दंत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से री क्या है? इनमें से री क्या है? तो री आप जानते ही होंगे, ये री संयुक्त स्वर है। री क्या है? संयुक्त स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पा वर्ग का उच्चारण स्थान। पा वर्ग का उच्चारण स्थान अभी मैंने बताया था आपको। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ गए हमारे विराम चिन्ह। तो यहाँ से हम विराम चिन्ह को शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं विराम चिन्हों के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूं कि विराम चिन्हों की संख्या कामता प्रसाद गुरु ने 20 बता रखी है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है। और इनमें हमारे पास, तो आइए हम विराम चिन्हों से क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से किस किस तरीके से हमारे जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें किस किस तरीके से विराम चिन्ह से क्वेश्चन बने हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। अर्धविराम का चिन्ह कौन सा माना जाता है? अर्धविराम का चिन्ह कौन सा माना जाता है? तो आप ध्यान से ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे, क्योंकि हमेशा ज़्यादातर गलती विराम चिन्हों में अर्धविराम और अल्प विराम में बहुत लोगों की गलती हो जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्धविराम
ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसमें देखो 2 बार हमारा जिसे हम कॉमा कहते हैं वो हमारा अल्प विराम होता है, इसमें 2 बार अल्प विराम का प्रयोग हुआ है, तो यही हमारा गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो आप हंस पद, मैं बता दूं आपको, हंस पद हमारा होता है ऐसे ऐसे जो चिन्ह लगता है उसे हंस पद कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। जैसे हम लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए, अगर हमारा कोई लाइन लिखते समय, कोई चीज़ लिखते समय अगर अक्षर छूट जाते हैं तो हम ऐसे करके लगा के ऊपर लिख देते हैं, वही हमारा हंस पद होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे विरोधाभास वाले जो हमारे शब्द होते हैं उनके बीच में पूछ रहा है कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, तो आप भली प्रकार इसका आंसर दे सकते हैं, जानते ही होंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, योजक चिन्ह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है, 2 विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है। सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें ये पूछ रहा है विराम चिन्ह का नाम क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अभी मैंने बताया आपको, योजक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामासिक पदों पुनरोक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। सामासिक पदों पुनरोक्त शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, योजक चिन्ह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो आप जानते ही होंगे वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं बात कही हुई के लिए, ये ऑप्शन है विवरण चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी अक्षर या, तो आप इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसे हम इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। इसमें एक हरा उद्धरण मतलब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। ये तो हर बच्चा ही जानता होगा, देखो कितना सरल क्वेश्चन पूछा है वीडियो परीक्षा 2018 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। अभी मैंने बताया था आपको, योजक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने मुझे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है, उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इसमें क्या है, अल्प विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है तो इस रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। आपको ये यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर ये रेखा दिख रही होगी यहाँ, तो ये रेखांकित चिन्ह पूछ रहा है कौन सा है, तो आप जानते ही होंगे इसमें क्या है, और आंसर हमारा भी होगा पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता बताने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं। शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं उसे कहते हैं, आप जानते ही होंगे, अधोरेखा, अधोरेखा चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा की दो रिक्त हो जाने हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है। संज्ञा की दो रिक्त हो तो
उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, योजक चिन्ह। निम्नलिखित में निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निम्नलिखित में निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्देशक चिन्ह, ऑप्शन सी ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्प विराम तो आप बता ही चुका हूँ मैं, अल्प विराम और अर्ध विराम। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। सॉरी, ये क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्ण विराम ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस देख रहे होंगे आप, रेखांकित चिन्ह कौन सा है? तो ये आप जानते होंगे, ये होते हैं लोप सूचक चिन्ह। जैसे आप देखते होंगे कि मतलब हमारा जब कोई पेज ख़त्म होता है, उसके नीचे लगे होते हैं लोप सूचक चिन्ह, ये वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? दो समानार्थी अभी मैंने बताया था, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, योजक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, तो मैं निर्देशक होता ही है, विवरण होता ही है, लाघव होता ही है। ऑप्शन ए, उपदेशक कोई विराम चिन्ह का प्रकार नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसपद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? हंसपद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अभी बताया था, अक्षर छूटने, लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोष्टक बना हुआ है, किस विराम चिन्ह का द्योतक है? तो ये तो आप जानते ही होंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोष्टक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर का चिन्ह, बराबर विराम चिन्ह उपयुक्त होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तुल्यता सूचक। बराबर का मतलब क्या होता है? तुल्यता सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण कथनों को उद्धृत करने में किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दोहरा उदाहरण। ठीक है, दोहरा उद्धरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं, नेक्स्ट इसका आंसर होगा विराम चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुस्वर का चिन्ह है? अनुस्वर का चिन्ह है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर के ऊपर एक बिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीला कहिए क्या हाल है वाक्य में विराम चिन्ह है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्देशक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विस्मयाद बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहन को बाजार क्यों जाना था, प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सम्मिलित नहीं करता है? तो अल्पविराम आप जानते हैं, पूर्ण विराम आप जानते ही है,
उद्धृढ़ आप जानते ही हैं। योजक चिन्ह मैंने आपको बताया था, योजक चिन्ह ऐसा होता है ना कि ऐसा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सम्मिलित नहीं करता? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह मैंने आपको बताया था इस प्रकार का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो वहां डॉट 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 चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्ध विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए डॉट 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 चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आप जानते ही हो, विस्मयादिबोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसपद किस विराम का एक और नाम है? हंसपद किस विराम का एक और नाम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, त्रुटि विराम। त्रुटि विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन आज घूमने जाएगा, उपरोक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है? मोहन आज घूमने जाएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें अर्ध विराम का सूचक चिन्ह है, इनमें अर्ध विराम का सूचक चिन्ह है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मैंने आपको बताया ही था, अर्ध विराम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगत है? किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगत है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विकल्प उद्धृढ़ चिन्ह का उदाहरण है? कौन सा विकल्प उद्धृढ़ चिन्ह का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित है, वाक्य में अपेक्षित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक अल्प विराम कोमा एक पूर्ण विराम, दो चीज़ों की आवश्यकता है इस वाक्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाँ तुम आ गए, वहाँ तुम आ गए, वहाँ के पश्चात कौन सा चिन्ह आएगा? तो इसका आंसर जानते हो, वाह, छी, आदि, इन शब्दों के बाद में कौन सा शब्द कौन सा चिन्ह आता है? विस्मयादिबोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त पहले विराम चिन्ह को कौन सा विराम चिन्ह कहा जाता है? मैंने समझा वह नहीं जाएगा, इसमें पहले विराम चिन्ह कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्प विराम। ऑप्शन सी, अल्प विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह को किस भाषा से लिया गया माना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? मैंने पहले ही बताया था आपको, अर्धविराम और अल्पविराम से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं विराम चिन्ह चैप्टर से। तो आपको इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्धविराम ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? तो अर्धविराम आप देख के पहचान सकते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी,
नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो विरोध का भाव मैंने विरोधाभास बताया ही था, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, योजक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? तो उपविराम मैं बता दूं आपको, उपविराम हमारा होता है, उपविराम का मैं चिन्ह ही बता देता हूँ, ये और ये जो होते हैं ये हमारे उपविराम होता है। तो इनमें आप देख सकते हैं कौन से वाक्य में उपविराम है। तो देखो, मिश्र बंधु 3 है, इसके बाद में ऑप्शन नंबर बी में देखें उपविराम लगा हुआ है, तो इसे उपविराम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद घर गया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्पविराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा आदि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को कहा जाता है? तो मैंने बताया था, हर्ष, दुख, पीड़ा, घृणा या विस्मयादिबोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? इसका आंसर होगा अर्धविराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानाधिकरण शब्दों के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वही समानाधिकरण में पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा अल्पविराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे तुम आ गए, इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह का प्रयोग? अरे के बाद कौन से चिन्ह का प्रयोग हुआ है? अरे का मतलब आश्चर्य, एकदम आश्चर्य हो जाना, आश्चर्य, और मैंने घृणा, हर्ष, इसमें विषाद में कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विस्मयादिबोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विवरण चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो इसका आंसर, निर्देशक चिन्ह आप पहले पढ़ ही चुके हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 293, निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? तो ये क्वेश्चन आप दोबारा देखने को मिल गया, देखो यूपीएसआई 2021 में, उपदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में योजक चिन्ह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, योजक चिन्ह ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्पविराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है? देखो फिर ये रिपीट हुआ है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त पहले विराम चिन्ह को कौन सा विराम चिन्ह कहा जाता है? देखो ये दोबारा फिर रिपीट हो गया, इसका आंसर होगा मैंने समझा वह नहीं जाएगा, तो इसमें पहला विराम चिन्ह होगा अल्पविराम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में समानता सूचक चिन्ह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा, समानता सूचक चिन्ह कौन सा है? इसका आंसर तुल्यता सूचक या समानता सूचक ये होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आह तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, तो इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विस्मयादिबोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, योजक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 300 क्वेश्चन कर चुके हैं,
ये एक ही चैप्टर से। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें और 20 से 25 क्वेश्चन बचे होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्नवाचक और विस्मयाद बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चिन्ह जो कोष्टक में ये चिन्ह दिया है को क्या कहा जाता है? मैंने आपसे कहा था, कितनी बार पूछा गया। ये चिन्ह हमारा होता है ऑप्शन बी, अर्ध विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विस्मयादिबोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य में जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्ध विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ? ये क्वेश्चन देखो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बी ए। ठीक है, अर्ध विराम बी एड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोष्टक। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूलतः मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोष्टक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है? कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह का भी प्रचलित है, इनमें वह चिन्ह कौन सा है? इनमें वह चिन्ह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वो वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, इनमें निम्न में से कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है? निम्न में से कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है? तो स्वर आप जानते, ये हमारा स्वर है। इसका आंसर तो बहुत आसान है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर तो मैंने बताया ही था, पा फा वा वा वोस्ट होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अनुस्वर अनुनासिक के अनुस्वर और अनुनासिक के उच्चारण के बारे में कौन सा तथ्य सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पुरुष अथवा वचन के विकार के कारण आने वाले अनुस्वर का उच्चारण अनुस्वर की तरह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपविराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? उपविराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? मैंने एक क्वेश्चन आपको पीछे कराया उपविराम और बताया भी था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंठस्थ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठस्थ दीर्घ स्वर का वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस
वर्ड वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ ताल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा व्यंजन दंत नहीं है? इनमें से कौन सा व्यंजन दंत नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन दंत नहीं दंत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है? इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इस प्रकार हमने देखे वर्णमाला और विराम चिन्ह के हमने 321 क्वेश्चन किए हैं, और आगे भी मैं इसी तरीके से हर चैप्टर के 250 से 300 क्वेश्चन हर चैप्टर से मैं कराता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपकी परीक्षा में आपको लगता है कि ये इस वीडियो से काफ़ी आपकी मदद होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि इस प्रकार की सीरीज़ से आपके लिए मैं बनाऊं, या मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आप ज़रूर कमेंट करें भाइयों। और आप अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे रहें। जब भी आपको फ्री टाइम हो तो इस वीडियो को स्पीड में लगा के 1.5 की स्पीड में लगा के लगभग एक बार दिन में सुने। तो हिंदी के मेरा अनुमान है, हिंदी में आपके अगर 38 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से आपके 35-36 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। सिर्फ ये क्वेश्चन ही क्वेश्चन आप अगर लगा के जाएंगे ना, तो इस वीडियो से ही आपको लगभग 35-36 क्वेश्चन मिल जाएंगे पेपर में। तो धन्यवाद भाइयों, जय हिंद।